अब हम पढ़ते हैं क्लास 12 फिजिक्स में। हमारा चैप्टर चल रहा था मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इससे रिलेटेड हम बहुत सारी थ्योरी पढ़ चुके हैं। अब इस चैप्टर में जो है थ्योरी केवल बची है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की थ्योरी बची है। उसमें हमें क्या करना है, डिफरेंस सीखना है, उनमें सिमिलरिटी जो भी है उस चीज़ को हमें सीखना है। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज के एनसीईआरटी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड बता चुका हूँ जो 5.5 था लास्ट वीडियो में। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करने हैं। तो आसान क्वेश्चन है, ये भी इनको ध्यान देना है। देखो न्यूमेरिकल करने से होता है कि आपके जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो थोड़े क्लियर हो जाते हैं, इसलिए न्यूमेरिकल करना बहुत जरूरी हो जाता है फिजिक्स में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। आज का क्या है, अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री विद द यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक हमारे पास बार मैग्नेट है जिसको मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए रखा गया, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। वो भी कितना देर का मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ऑफ 0.25 टेस्ला। देखो टी लिखा है, टेस्ला इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ही होगा ये। तो जो हमारे पास सबसे पहले देर का उसको लिख लो। हमारे पास थीटा देर का मैग्नेटिक फील्ड और बार मैग्नेट के बीच का, जिसे 30 हो गया हमारे पास। अब मैग्नेटिक फील्ड देर का 0.25 का टेस्ला का जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। एक्सपीरियंस टॉर्क ऑफ, अब टॉर्क देर का बोले ये टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, बोले जो बार मैग्नेट है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है हमारे पास। देखो क्या बोल रहे हो, हमारे पास जो बार मैग्नेट है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने रखा है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जैसे बार मैग्नेट को रखोगे तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा, जैसे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में करता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल को जैसे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखते हैं तो क्या होता है, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे लगने वाला जो टोटल फोर्स होता है वो तो जीरो जाता है, लेकिन उस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे एक टॉर्क लगता है, और उस टॉर्क के कारण जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रोटेशन मोशन करना स्टार्ट कर देता है। इसी तरीके से बार मैग्नेट को अगर आप क्या करेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो वो भी क्या करेगा, सिमिलरली इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करना शुरू करेगा, उस पर भी एक टॉर्क लगेगा। तो इस पर कितना टॉर्क लग रहा है, देखो 4.5 इंटू 10⁻⁻2 जूल, इतना यहाँ पे टॉर्क है। टॉर्क की दो यूनिट होती है, देखो एक टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन मल्टीप्लाई मीटर, इस तरीके से, या न्यूटन मीटर लिख दो सिंपल, या फिर एक जूल, क्योंकि न्यूटन मीटर को हम जूल भी बोल सकते हैं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द टॉर्क, हमें क्या निकालना है, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नेटिक मूवमेंट को हम स्मॉल एम से नोट करते हैं, याद रखना। अब आप इन सब में रिलेशन ढूंढो, कोई रिलेशन ऐसा था जो आपने इन सब में टाउ में, एम में, बी में, थीटा में कोई रिलेशन पढ़ा था? तो बिल्कुल पढ़ा था। जो फॉर्मूला था हमारे पास टाउ बराबर वो था एम क्रॉस बी, इस तरीके से, इस तरीके से फॉर्मूला था। तो इसको वेक्टर फॉर्म है, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखोगे तो क्या आएगा, देखो एम बी साइन थीटा, इस तरीके से वो फॉर्मूला हमारे पास था। हमें केवल मैग्नीट्यूड सॉल्व करना है, तो हमें यहाँ पे डायरेक्शन देखने की कोई अभी जरूरत नहीं है। तो टाउ की वैल्यू आप हमें पुट कर दो, ये हो जाएगा 4.5 इंटू 10⁻, कितना देर का, -2। स्मॉल एम तो आपको कैलकुलेट करना है, बी की वैल्यू देर की 0.25 टेस्ला इंटू साइन थीटा मतलब साइन 30, इस तरीके से आप सारी वैल्यू पुट करेंगे। अब क्या होगा, देखो ये 4.5 इंटू 10⁻⁻2 ऐसे ही रहने दो, इस m को भी ऐसे रहने दो, ये 0.25 हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू रख दो 1/2। अब स्मॉल m को इसी तरफ छोड़ दो, बाकी जो 2 है देखो 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो इस तरीके से बनेगा 4.5 इंटू 10⁻⁻2 और अपॉन में ये 0.25 हो जाएगा, और ये जो 2 है ना, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा 2, ठीक है। मल्टीप्लाई 1 कर दो, कुछ है नहीं, है ना, तो कुछ था नहीं यहाँ पे, मैंने मल्टीप्लाई गलत से लग गया था इसलिए मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। वो 1 का कोई ऐसा मीनिंग नहीं है। अब इसको आप जैसे कट करोगे, देखो क्या होगा, देखो जैसे आप इसको कट करोगे तो यहाँ पे 4.5 को चाहे पहले 2 से मल्टीप्लाई करते तो 90 हो जाएगा ना, 9.0 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा इस तरीके से, 9/0.25 इंटू 10⁻⁻2 इस तरीके से होगा। देखो अब एक्चुअल में देखो ये -2 को आप नीचे भी ला सकते हैं, तो +2 हो जाएगा नीचे आगे, वो इस तरीके से हो जाएगा 0.25 इंटू 10⁻+2। मैं क्या कर रहा हूँ, तुम आपको केवल सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, करके न्यूमेरिकल कैसे आसानी से सॉल्व करते हैं। अब इधर देखते हैं ना, इसको आगे इधर देखते हैं। देखो तो ये क्या है, हमारे पास 9 आ गया। अब देखो ये 10⁻2 है ना, तो 10⁻2 मतलब 100 को इसको 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.25 से 25 बन जाएगा इस तरीके से। अब आपका जो आंसर है वो आराम से निकल के आएगा, देखो 0.3 और ये 15 बचेगा 6, इस तरीके से निकल के आ जाएगा। तो हम क्या निकाल लें भाई, स्मॉल एम निकाल लें, मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल लें। मैग्नेटिक मूवमेंट का जो फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला था उसको याद करो, स्मॉल एम बराबर जो था NIA करके इस तरीके से फॉर्मूला था, नंबर ऑफ टर्न्स करंट इनटू एरिया। तो देखो ये करंट हो गया, ये एरिया हो गया, तो करंट के लिए एम्पियर लिखते हैं, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर लिखते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट स्मॉल एम का जो है वैल्यू, यानी कि जो उसका फॉर्मूला है, जो उसका यूनिट है, वो एम्पियर मीटर स्क्वायर निकल के अपने आप आएगी। एक चीज और आपको याद रखना, जैसे हम न्यूमेरिकल करते हैं तो कुछ चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा, तो वो चीजें भी आपको ध्यान यहाँ पे रखनी है। एम्पियर पर मीटर की जगह आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जूल पर टेस्ला भी लिख सकते हैं, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पेपर में आ जाते हैं कि जूल पर टेस्ला इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, और MCQ करके 4 ऑप्शन दे देता है। तो आपको ध्यान रखना है, जूल पर टेस्ला भी मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए ही होता है। कैसे निकलता है, आप जब सॉल्व करेंगे, जब आप क्या करेंगे, ध्यान से करेंगे क्वेश्चन को, जब आप थ्योरी करेंगे बार बार और न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, तो आपको ये क्लियरली कहीं ना कहीं समझ में जरूर आ जाएगा
तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि थ्योरी को बार बार रिवाइज करो, उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करो। और क्या करना है आपको, जो न्यूमेरिकल है उनकी भी क्या कहते हैं फिजिक्स के साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपका बेस जो है वो स्ट्रांग हो जाए। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 भी देखते हैं आज का। अ शॉर्ट बार मैग्नेट और मैग्नेटिक मूवमेंट, देखो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट देते जो पहले दिया होता है ना, सबसे पहले उसको लिख लो आप। तो स्मॉल m दे रखा 0.32, और मैंने इसकी एक यूनिट आपको बताई थी एम्पियर मीटर स्क्वायर, यहाँ पे दूसरी यूनिट हो गई इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट की जूल पर टेस्ला, याद रखना। इस प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला, इसको हम फिर से रख रहे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में 0.15 टेस्ला के। If the bar magnet is free to rotate in the plane of field, which orientation would correspond to its stable state and unstable state? यानी कि हमें बताना है जब ये बार मैग्नेट जो भी है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने के लिए, रोटेशन मोशन करने के लिए अगर फ्री है, तो ये कब स्टेबल होगा और कब अनस्टेबल होगा, और व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेट इन ईच केस। देखो हमें बताना है ये स्टेबल कब होगा, अनस्टेबल कब होगा ये बार मैग्नेट, और दोनों केस में उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या निकल के आएगी। तो सबसे पहले आप स्टेबल को याद रखो। मोस्ट स्टेबल स्टेट कब निकल के आती है, आपको अच्छे से याद होगा। मोस्ट स्टेबल स्टेट निकल के आती है आपकी थीटा इक्वल टू 0 के लिए, अगर आपको याद होगा तो। और देखो पहले तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद करो, U इक्वल टू माइनस एम वी कॉस थीटा करके पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था बार मैग्नेट के लिए, जो मैंने आपको एक डेरिवेशन में कराया था, याद करो। तो U इक्वल टू माइनस एम वी कॉस थीटा हो गया। हमें क्या करना है, मैंने बोला स्टेबल स्टेट। स्टेबल स्टेट मैंने आपको बताया था, स्टेबल स्टेट कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल हो, चाहे कंपाउंड हो, चाहे केमिस्ट्री की बात करें, चाहे फिजिक्स की बात करें, कहीं पे भी हम ऐसी बात करें, अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम निकल के आती है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है किसी भी किसी सिस्टम की, तो सीधी सी बात है वो मोस्ट स्टेबल स्टेट में वहां पे होगा। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज करस्पॉन्ड टू अ मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ द सिस्टम। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जब भी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आएगी तो क्या होगी, स्टेबल स्टेट ही निकल के आती है। अगर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी निकल रही है किसी सिस्टम की, इसका मतलब वो सिस्टम मोस्टली क्या है, अनस्टेबल है। तो ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर स्टेबल होगा सिस्टम तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, अगर सिस्टम अनस्टेबल होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम निकल के आएगी। अब मैंने बोला देखो स्टेबल स्टेट के लिए क्या होता है, अब देखो थीटा इक्वल टू 0 रख के देखो, आपको पता लग जाएगा U इक्वल टू क्या होगा, माइनस एम बी कॉस 0। तो कॉस 0 1 होता है ना, तो सीधी सी बात U इक्वल टू माइनस एम बी, देखो U इक्वल टू माइनस में निकल के आ गया, सीधी सी बात है ये, यानी कि ये क्या है, इसकी मोस्ट स्टेबल स्टेट निकल के आ गई। तो थीटा इक्वल टू 0 के लिए कहने का मतलब क्या है, व्हेन बार मैग्नेट डज नॉट मेक एनी एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब ऐसा होता है इस केस में हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम मिनिमम लेंगे। मिनिमम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें स्टेबल स्टेट के बारे में उसने बात करी है। तो स्टेबल स्टेट कब होती है, देखो तो स्टेबल स्टेट होती है व्हेन थीटा इज 0, या फिर ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, व्हेन द बार मैग्नेट, मैंने जो बोल रहा हूं चीज को ध्यान देना, क्या लिखोगे, व्हेन द बार मैग्नेट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। याद रखना है जब बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है उस केस में थीटा 0 हो जाता है, वो मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है, क्योंकि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम निकल के आ जाती है। अब तो आपको कुछ करना भी नहीं है, अब यहाँ पे क्या करो, पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो भाई, सीधी सी बात है माइनस एम। अब देखो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, एनर्जी निकाल दो। अब हमें पता चल चुका है उसकी मोस्ट स्टेबल स्टेट ये वाली होगी। अब माइनस यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप बिना माइनस के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एम की वैल्यू कर दो 0.32 इंटू बी की वैल्यू रख दो 0.15। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है, इस तरीके से आपके पास क्या आएगा 0.0480, इस तरीके से, या फिर 0.048 तक भी लिख सकते हो आप। यू निकाल लो, एनर्जी निकाल लो, तो जूल आपको यहाँ पे इस तरीके से लिखना पड़ेगा 0.048, जो भी आपने लिखा। अब देखो इसको आप यहाँ पे माइनस में भी लिख सकते हैं, मैंने बोला माइनस हटाने की जरूरत है, माइनस आप लिख भी सकते हैं। अब माइनस से सिर्फ इतना पता चलेगा ये इसकी मोस्ट क्या है, स्टेबल स्टेट है, इसकी नेगेटिव एनर्जी है ये। तो स्टेबल स्टेट में नेगेटिव एनर्जी निकल के आती है, सबसे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल स्टेट को करस्पॉन्ड करती है। तो आपके पास ये एक आंसर निकल के आ गया। दूसरे की बात करते हैं हम, पहले यू का फॉर्मूला दोबारा लिख लो। दूसरे में देखो यू इक्वल टू क्या है हमारे पास, माइनस एम बी कॉस थीटा ओरिजिनल फॉर्मूला है। अब बात करें अनस्टेबल स्टेट की, तो अनस्टेबल स्टेट कब होगी, जब उसकी जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी देखो मैक्सिमम कब होगी, सीधी सी बात है जब u प्लस में आ जाएगा। तो u प्लस में कब आ सकता है, जब आप थीटा को 1 पाई ले लें, 1 रेडियन के बराबर ले लें, इट मीन 180 के बराबर ले लें। तो u बराबर हो जाएगा माइनस एम बी और कॉस 180 रख दो आप, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, आपको ध्यान रखना होगा। तो इस तरीके से ये प्लस एम बी, ये निकल के आ गया, प्लस में निकल के आ गया पोटेंशियल एनर्जी। तो ये मोस्ट अनस्टेबल स्टेट हो गई यहाँ पे, क्योंकि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, मोस्ट अनस्टेबल स्टेट को क्या करती है, करस्पॉन्ड करती है। तो इस तरीके से आप एम और बी की वैल्यू फिर से रखो वही, तो आपके पास आंसर तो वही निकल के आएगा 0.048 और जूल। इस तरीके से आपके पास स्टेबल स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी और अनस्टेबल स्टेट दोनों की पोटेंशियल एनर्जी इस तरीके से कैलकुलेट होगी।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अ क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड ऑफ 800 टन्स। देखो जो जो हमारे पास पहले देते हैं ना वो 800 टन्स है, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है पर यूनिट लेंथ में है, पर यूनिट मीटर है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो ये कैपिटल एन की वैल्यू है, सीधी सी बात। जहाँ पे वो ऐसे लिख देते हैं ना कि 800 टन्स पर यूनिट लेंथ या पर यूनिट पर मीटर या फिर पर सेंटीमीटर, तो इसका मतलब वहां पे क्या कर रखा है, उसे पर यूनिट लेंथ में निकाल रखी है, वो स्मॉल एन की वैल्यू होती है। और हमेशा स्मॉल एन जो होता है ना वो सोलेनॉइड की केस में ही डिफाइन करते हैं ज्यादातर। तो यहाँ पे सोलेनॉइड है लेकिन ये स्मॉल एन नहीं है, उसने बोला है क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड ऑफ 800 टन्स। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट मीटर, इसलिए ये कैपिटल एन की वैल्यू है, स्मॉल एन की वैल्यू नहीं है। तो कैपिटल एन और स्मॉल एन में आपको डिफरेंस भी इस तरीके से समझना होगा। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा, एरिया दे रखा 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ठीक। कैरीज अ करंट ऑफ 3 एम्पियर। अब बोला एक्सप्लेन द सेंस इन विच द सोलेनॉइड एक्ट्स लाइक अ बार मैग्नेट। अब सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह वर्क कब करेगी, अब व्हाट इज इट्स एसोसिएटेड मैग्नेटिक मूवमेंट। तो बार मैग्नेट की तरह सोलेनॉइड कब वर्क करती है, देखो सीधी सी बात है, जब जैसे सोलेनॉइड में आप करंट, अब बोला एक्सप्लेन द सेंस इन विच द सोलेनॉइड एक्ट्स लाइक अ बार मैग्नेट। तो आपको पता है, मैंने पहले ही बताया कि बार मैग्नेट सोलेनॉइड की तरह बिहेव तब करती है, यानी कि या फिर सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह बिहेव तब करती है जब सोलेनॉइड में करंट फ्लो होने लग जाए। यानी कि जैसे आप करंट फ्लो करने लग जाए कर देंगे तो सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह अपने आप बिहेव करना स्टार्ट कर देगी। हमारे पास जो क्वेश्चन है एक्चुअल में वो क्या है, व्हाट इज इट्स एसोसिएटेड मैग्नेटिक मूवमेंट। तो एसोसिएटेड मैग्नेटिक मूवमेंट को मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, NIA करके भी कैलकुलेट करते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्न्स 1 हो, एक ही नंबर ऑफ टर्न्स हो, तो M इक्वल टू IA भी लिख देते हैं। और स्मॉल m की वैल्यू मैंने आपको एक और बताई है, स्मॉल m डैश मल्टीप्लाइड 2L। जिस तरीके से हमने वो पढ़ा था ना, क्या बोलते हैं उसे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, वो कैपिटल P बराबर क्या निकल के आता है, Q मल्टीप्लाई 2L निकल के आता है। इसी तरीके से आपके पास ये निकल के आता है मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है स्मॉल m डैश मल्टीप्लाई 2L। अब ये m डैश क्या है, देखो m डैश मैंने यहाँ पे इसलिए रखा क्योंकि m पहले यहाँ पे, ये स्मॉल m डैश जो है ना, एक बार मैग्नेट का, ये सोलेनॉइड के जो दो पोल होते हैं, सीधी सी बात है, बार मैग्नेट पे भी दो पोल होते हैं, सोलेनॉइड पे भी दो पोल होते हैं, तो उस पोल की स्ट्रेंथ है ये, ठीक है। तो अब अभी आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, अभी आप इसको सिंपल फॉर्मूला लगाओ। n की जगह 800 रख दो, I की जगह 3 एम्पियर रख दो, A की जगह 2.5 इंटू 10⁻⁻4 कर दो इस तरीके से। और इस सब को आपको सॉल्व करना है। देखो ये हो जाएगा 8 3 2400 इंटू 2.5 कर दो इंटू 10⁻⁻4 कर दो। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे ये इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। देखो ये 50, ये देखो 25 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 25 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 0 आ जाएगा, ठीक है ना। और 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा, 10 कैरी हो गया। अब 25 को 2 से मल्टीप्लाई करा 50 आ गया, 50 और 10 हो गया 60। अब पॉइंट देखो, डिजिट जो भी है ये पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है यहाँ पे, तो पॉइंट यहाँ पे लगेगा इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। ये हो गया 6000 इंटू 10⁻⁻4। और आपको इसका यूनिट पता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, या फिर अभी मैंने एक और यूनिट बताया था जूल पर टेस्ला, या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो 10⁻⁻4 हटाओ तो ये 0.6 जूल पर टेस्ला या फिर 0.6 एम्पियर मीटर स्क्वायर करके अपने आप निकल के आ जाएगा, ठीक हो गई बात। तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी हम इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं।